हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। तो गाइज़, आप देख रहे होंगे इस मोबाइल मार्केट में जो आजकल जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं, चाहे आप Xiaomi ले लो वो चाइना से है, आप ओप्पो ले लो वो चाइना से है, आप वीवो ले लो वो चाइना से है। एप्पल का ब्रांड जो है वो यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग होता है और असेंबल चाइना में होता है। आप सैमसंग ले लो, वो एक कोरियन कंपनी है। तो एक जगह आपको माइंड में रहता होगा कि कोई भी एक इंडियन ब्रांड नहीं है जो अभी लेटेस्ट मार्केट में हमें मिल रहा है, कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो एक इंडियन ब्रांड हो। तो कुछ ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। एक टाइम ऐसा था, 2014 की बात है लगभग, जब इंडियन ब्रांड जो थे वो मार्केट को रूल करते थे, मोबाइल मार्केट को। और आईडीसी जो इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन है, उसके डेटा के हिसाब से 56% जो था मार्केट शेयर इंडियन ब्रांड्स के पास था। उसमें आप माइक्रोमैक्स ले लीजिए, इंटेक्स ले लीजिए, लावा ले लीजिए, यहाँ और भी बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं। ये जो 56% था मार्केट शेयर का, इसमें जो मेन प्लेयर था वो था हमारा माइक्रोमैक्स। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर है, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के मेन प्लेयर्स थे, वैसे माइक्रोमैक्स जो था एक मेन प्लेयर्स था। इस 56% का जो मैक्सिमम शेयर था उसके पास था। हम पूरा डिस्कस करेंगे कि माइक्रोमैक्स की शुरुआत कैसे हुई, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, उसमें डाउनफॉल्स कैसे आए, उसमें क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से डाउनफॉल आए, और उसका आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेगा। तो गाइज़, बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोमैक्स की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। राजेश अग्रवाल जी ने इसको शुरू किया था। स्टार्ट में जो इनका बिजनेस था वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे था, कंप्यूटर हार्डवेयर का। जैसे आपका डेल का रहता है, या कंपैक का रहता है, या आपका एचपी का रहता है, या सोनी का रहता है। इन कंपनियों के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे उनके डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते ये। 1999 में राहुल शर्मा और उनके साथ जो दो और कलीग्स थे, उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स को। और उन्होंने अपने बाकी कलीग्स को मोटिवेट किया कि हम अपना जो बिज़नेस मॉडल है उसको चेंज करेंगे और हम फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में एंटर करेंगे। लेकिन जो मेन हर्डल था उनके इस काम के लिए वो था OEM, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो था वो उनके पास नहीं था। उसके लिए एक बड़ी चेन चाहिए जो आपको पूरे इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए। अब गाइज, जो OEM का इशू था उसको, उस हर्डल को ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक गेम खेला। उन्होंने जो चाइनीज़ OEMs थे उन्होंने उनके साथ टाई अप किया, और जो वहाँ पे ब्रांड्स पहले से एस्टैब्लिश थे और मैन्युफैक्चर्ड थे, उन्होंने उसी को रिब्रांडिंग करके इंडिया में डाल दिया। मतलब जैसे आपने अपने फ्रेंड को बुलाया और आपने डोमिनोज से पिज़्ज़ा बना के अपने डब्बा लगा के अपना उस पर ब्रांडिंग लगा के अपने दोस्त को खिला दिया कि भाई ये मैंने बनाया हुआ है। ऐसे करके उन्होंने वहाँ पे जो ब्रांड्स पहले से एस्टैब्लिश थे, पहले से जो मॉडल्स एस्टैब्लिश थे, पहले से जो मॉडल्स मार्केट में बिक रहे थे, उन्होंने उन्हीं मॉडल्स को रिब्रांड करके अपना लेबल लगा के इंडिया में, इंडियन मार्केट्स में बेचना शुरू कर दिया। माइक्रोमैक्स ने जो पहला मॉडल इंडिया में लॉन्च किया वो था X1i, माइक्रोमैक्स X1i। तो गाइज़, ये जो मॉडल, बिज़नेस मॉडल था उनका कि वो चाइनीज़ ब्रांड्स जो थे, जो पहले से मॉडल्स लॉन्च हुए थे, उनको रिब्रांड करके इंडिया में लॉन्च कर रहे थे। ये बिज़नेस मॉडल जो था उनका, ये इतना वर्क कर गया कि उन्होंने पहले ही साल 100 करोड़ का टर्नओवर गेन किया। तो और भी कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स है जो उन्होंने इंडिया में, इंडियन मार्केट में फ़र्स्ट टाइम लाए। जैसे आपका ब्लूटूथ फीचर हो गया, आपका डुअल सिम फीचर हो गया, आपका कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर हो गया। ये सब फीचर्स ऐसे फीचर थे जो बहुत यूज़फुल थे, और फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट में माइक्रोमैक्स ने ही अपने फ़ोन्स में लॉन्च किए। और गाइज, जो पहला एंड्रॉयड फ़ोन था जो इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था वो भी माइक्रोमैक्स ने ही लाया था। ये कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स थे जो माइक्रोमैक्स ने इंडियन मार्केट में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च किए, और इससे उन्होंने एक निच क्रिएट की। टाइम के साथ साथ माइक्रोमैक्स जो है उन्होंने मॉडल्स लॉन्च करते गए इंडियन मार्केट में। वही मॉडल जो चाइनीज़ मार्केट में पहले से अवेलेबल थे उनको रिब्रांड करते गए और यहाँ पे लॉन्च करते गए। और 2014 के स्टार्ट तक वो एक ऐसी पोजीशन पे थे जहाँ पे 5000 से 10,000 की रेंज में उनके पास 40 मॉडल्स अवेलेबल थे माइक्रोमैक्स के इंडियन मार्केट में। और वो सैमसंग तक को बीट कर रहे थे जो उस मार्केट में एक लीडर था उस टाइम का। 2014 के स्टार्ट में माइक्रोमैक्स ने इतना डेवलपमेंट कर दिया था कि वो सैमसंग को पीछे छोड़ के इंडिया का लार्जेस्ट ब्रांड बन गया था, और उन्होंने वर्ल्ड में 10th लार्जेस्ट मोबाइल ब्रांड सप्लायर का पोजीशन होल्ड कर लिया था। अगर तो माइक्रोमैक्स इतना ही अच्छा काम कर रहा था तो इस टाइम पे 2021 में माइक्रोमैक्स है कहाँ, वो मार्केट में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है।
माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था उनका अपना OEM ना होना। वो फुली डिपेंडेंट थे चाइनीज़ OEMs पे। जो भी मॉडल्स और ब्रांड्स वहाँ पे लॉन्च होते थे वो उन्हीं ब्रांड्स को यहाँ पे लॉन्च करते थे अपना लेबल लगा के। ये एक सबसे बड़ा रीज़न था जो उनके डाउनफॉल का था। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न माना जाता है माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का, वो था जियो का लॉन्च होना इंडियन मार्केट में। जियो के आने से माइक्रोमैक्स को क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आपको याद होगा उस टाइम पे हमें डेटा पैक्स जो थे 1 GB के लिए हमें 150 से 200 तक 1 GB डेटा पैक के लिए पे करना पड़ता था। लेकिन जियो के आने से उन्होंने अब्रप्टली फ्री नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया, और वो भी 4G स्पेक्ट्रम पे। लेकिन जो इंडियन मार्केट था उसमें जितने भी ब्रांड्स थे, जितने भी मोबाइल मॉडल्स थे, वो सिर्फ 2G और 3G नेटवर्क पे काम करते थे। और माइक्रोमैक्स के भी जो 40 मॉडल्स थे वो सब के सब 2G या 3G बैंड पे ही काम करते थे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा माइक्रोमैक्स का। अब 4G के आने से माइक्रोमैक्स को क्या फ़र्क पड़ा? माइक्रोमैक्स तो बोल सकता था अपने OEMs को कि मेरे को नए जो हैंडसेट्स है वो प्रोवाइड करिए विद 4G बैंड जो सपोर्ट करते होंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये था कि उनके पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी थी। उनका जो वर्किंग स्टाइल था वो ये था कि वो पहले अपने पुराने जो इक्विपमेंट्स थे, पहले जो अपना पुराना स्टॉक था वो उसको बेच के जो रेवेन्यू आता था उससे वो नया स्टॉक खरीदते थे। और उनके पास जो 2G और 3G मोबाइल मॉडल्स पड़े हुए थे, वो उनका जो इन्वेंट्री थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो उसको नहीं बेच सकते थे एब्रप्टली, एट अ टाइम उसको नहीं सेल कर सकते थे। और उनके पास कैश क्रंच हो गया था जिस वजह से वो नए मॉडल्स को नहीं ऑर्डर कर सकते थे। अब जो तीसरा मेन रीज़न था वो था चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स। अगर आप चाइनीज़ ब्रांड्स की बात करें जैसे Xiaomi है, रेडमी है, वीवो है, ओप्पो है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग OEM मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया और अपने ब्रांड्स जो हैं वो इंडिया में लॉन्च कर दिए जो 4G नेटवर्क को सपोर्ट करते थे। Xiaomi जो है उसने ऑनलाइन मार्केटिंग को टारगेट किया, वैरस जो वीवो और ओप्पो जो है उन्होंने ऑफलाइन मार्केट को टारगेट किया। ये जो चाइनीज़ ब्रांड थे, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में बहुत ही एडवांस थे, इन्होंने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसके मुकाबले जो माइक्रोमैक्स था उनकी क्वालिटी एवरेज थी, लेकिन इन मॉडल्स की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी और वो स्केल पे काम करते थे। मतलब वो ज़्यादा हैंडसेट्स मैन्युफैक्चर करते थे जिससे उनका जो प्राइस रहता था वो बहुत ही कम रहता था और वो माइक्रोमैक्स के मॉडल जो हैं उनको कम्पीट कर पाए। जो ये चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स थे इनकी एडवर्टीज़मेंट स्ट्रेटजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो सिर्फ IPL या ऐसे बड़े फंक्शंस में नहीं एडवर्टीज़ करते थे, वो लोकल जो ऑन द ग्राउंड भी उन्होंने एडवर्टीज़मेंट का बहुत अच्छा प्रोसीजर फॉलो किया। उन्होंने जो लोकल शॉप्स हैं और जो लोकल सेलर्स हैं, मोबाइल सेलर्स हैं, उनके साथ टाई अप किया। उनके शॉप्स को कस्टमाइज़ करने के लिए, होर्डिंग के लिए वो उनको पेमेंट करने लगे और उनको सपोर्ट करने लगे। यहाँ तक कि वो शॉपकीपर्स को इंसेंटिव भी देने लगे। जितने यूनिट्स वो सेल करते थे उस हिसाब से उनको इंसेंटिव भी मिलता था, जिस वजह से जो शॉपकीपर्स है वो भी एनकरेज होते थे उनके यूनिट्स को सेल करने में। यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते करते 2018 तक चाइनीज़ मोबाइल ब्रांड्स जो हैं वो 67% इंडियन मार्केट को कंट्रोल करने लगे। गाइज़ ये सब तो था माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का, रीज़न्स क्या थे उसके डाउनफॉल के और उसके मार्केट शेयर गिरने के। तो अब हम बात करते हैं उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का। क्या ऐसा हो सकता है कि वो ग्रो कर सकता है दोबारा, या ऐसे कोई चांसेस हैं कि वो फिर से मार्केट में आ सकता है? जो माइक्रोमैक्स ने रिसेंटली 2 मॉडल लॉन्च किए हुए हैं, अगर ऐसे स्पेसिफिकेशन और ऐसे प्राइस रेंज में माइक्रोमैक्स और मॉडल्स लॉन्च करता है आगे फ्यूचर में, तो डेफिनेटली वो अपना मार्केट शेयर ज़रूर गेन करेगा और कम्पीट करेगा अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स को। तो होपफुली हम अच्छा उम्मीद करेंगे उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो फ्रेंड्स ये एक कंप्लीट रिव्यू था माइक्रोमैक्स का राइज और डाउनफॉल पूरे इंडियन मोबाइल मार्केट में स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो डेफिनेटली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।